हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज हम आप सभी के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी तो हमें बहुत सारी वीडियो सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब पर पहली बार। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ जो मैं भारतीय साक्षर अधिनियम आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ 2023, इसमें केवल ऐसा नहीं कि बैरक में जो लिखा है वही चीज़ आपको बतानी है, बल्कि आपके किस पोर्शन से मेंस आंसर राइटिंग आपकी बनती है, आपको मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा आप लोग ये जानते हैं कि जो यूपी एपीओ और वैकेंसीज आपकी निकली हुई है 182, आप जानते हैं कि मेंस में आपका जो है 100 नंबर का पेपर अकेला बीएसए का आएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए मेंस में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 से एक्ट नंबर आपका 47 हो चुका है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति कंसेंट मिलकर आपका अधिनियम बन गया। 1 जुलाई 2024 से आपका लागू हो गया। ये मोटी मोटी चीज़ें हर स्टूडेंट्स आज के टाइम में जान चुका है इनके बारे में। और दूसरी चीज़ें यहाँ अगर मैं आपको बता दूँ कि इसमें अब आपके जो हैं 4 तो आपके पार्ट हो चुके हैं, भाग हो चुके हैं, 12 आपके चैप्टर हो चुके हैं, अध्याय हो चुके हैं, और 170 इसमें आपके सेक्शन हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो वहाँ ये नॉर्मली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम हो चुकी होंगी। लेकिन आप लोग, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ, प्री प्लस मेंस कहाँ से बनेगा, कहाँ से, ऐसा नहीं है कि पूरा एक्ट पढ़ना और रिलेवेंट फैक्ट पढ़ना, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। देखिए, पहला जो आपके सामने एक प्रश्न है ये है इसकी उद्देशिका। और याद रखें, आप लोग PYQ सॉल्व करें, MCQ सॉल्व करें, वहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि आपकी जो प्रेम्बल है, आपके भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 से भी प्रेम्बल से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे स्टार्टिंग में पहले उसमें आता था कि इसका पर्पस क्या है, कि आपके जो साक्षर संबंधी नियम है उनको समेकन करना, संशोधित करना, परिभाषित करना, ये 1872 वाले का उद्देश्य था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका उद्देश्य आपका चेंज हो चुका है हमारे नए BSA का। और आप लोग याद रखें, अगर पुराने मेंस में प्री में मतलब आता था पुराने अधिनियम से, तो यहाँ पर भी प्री में आएगा। तो अब क्या हो चुका है भाई, इसका पर्पस हमारे BSA 2023 का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है निष्पक्ष विचारण करना। क्या है मतलब इसका उद्देश्य है निष्पक्ष विचारण करना। और निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियम, यानी कि निष्पक्ष विचारण करने के लिए क्या करना है, फेयर ट्रायल के लिए साक्ष्य के जो आपके साधारण रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, और जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समेकित करना और उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो ताकि जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, उनके साथ फेयर ट्रायल हो सके, इस चीज़ के लिए यहाँ पर साक्ष्य के जनरल रूल्स और आपके प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट किया गया है, और उनका जो है प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यह अधिनियम बनाया गया, याद रखें। उसके बाद यहाँ पर हमारा शुरू होता है सेक्शन एरिया। अब आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ जो भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 था, और यह जो हमारा उसका सेक्शन फर्स्ट, और यहाँ पर हमारा BSA 2023 का सेक्शन फर्स्ट में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई, एक बात आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो 1872 वाला था वो अप्लाई नहीं होता था, लेकिन ये अप्लाई होगा, और यहाँ से भी आपका प्री में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए, सेक्शन एक हमारा नॉर्मली ये कहते हैं कि इस अधिनियम का नाम क्या है, लागू होना और इसका प्रारंभ। तो देखिए, नाम क्या है, इसका संक्षिप्त अगर हम टाइटल कहेंगे तो वो है आपका भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 है। इंटरप्रिटेशन में आप लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं कि किसी भी जब कोर्ट किसी भी लॉ अधिनियम का, संविधि का, स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन करता है, तो उसको जो बाहरी और आंतरिक सहायिकाएं होते हैं वो यूज़ करनी पड़ती है। आपके आंतरिक सहायिका में आपका शॉर्ट टाइटल भी आता है, तो ये होता है शॉर्ट टाइटल, जैसे आप देख रहे हैं संक्षिप्त नाम भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या क्या है, अब देखो, ये सेक्शन 1 इन्होंने सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ध्यान रखें, 3 सब सेक्शन है भाई, ऐसे पढ़ा करें। अगर कोई, देखिए, वैसे इसमें तो इतने बड़े बड़े सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे BSA में या BNS में, लेकिन बड़े सेक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं BNSS में। काफ़ी सारे उसमें सब सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उनके क्लॉजेज होते हैं। तो आप लोग उसे ऐसे कर ले कि जैसे आप किसी चीज़ के पार्ट याद करते हैं। जैसे हम देख लेंगे, सेक्शन फर्स्ट के 3 भाग हैं। पहला कह रहा है कि ये अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 है। दूसरा कह रहा है भी किस पर लागू होगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई, कि यह जो हमारा अधिनियम है ना BSA, यह जो हमारे न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों में
और न्यायालयों के समक्ष जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती हैं क्या होता है उन सब में लागू होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, सिंपल उसमें लिखा हुआ है कि न्यायिक कार्रवाई का है जैसी वो मतलब वो प्रोसीजर जब आपका साक्ष्य लिया जाता है शपथ पर, तो वो प्रक्रिया हमारी न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी शामिल है। आप लोग देखते थे कि हमारा जो बीएसए था उसमें आपके कोर्ट मार्शल्स यानी कि सेना न्यायालय पर लागू नहीं होता था हमारा जो है 1872 वाला, लेकिन अभी ये सेना न्यायालयों पर भी लागू होगा। याद रखना, प्री में आने वाले समय का क्वेश्चन है। किंतु ये आपके किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर लागू नहीं होगा, न ही मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही को लागू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका ओथ होता है, जो शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है भाई? क्योंकि शपथ पत्र आप लोग क्यों देते हैं? जुडिशियल नॉन जुडिशियल दो तरीके का शपथ पत्र होता है, और शपथ पत्र हम इसलिए देते हैं कि किसी भी मामले में जो तथ्य है भाई वो हमारे अपनी नॉलेज में है, यानी कि ये जो शपथ करता होता है वो अपने व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के बारे में बात करता है कि भाई इसमें मैंने जो भी तथ्य लिखे हैं बिल्कुल सब सही है, मेरे वास्तविक ज्ञान में, मेरे विश्वास में है। तो भाई अगर कोई फैक्ट आपके पर्सनल ज्ञान और विश्वास पर अगर आधारित होगा तो उसको साक्ष्य कैसे माना जा सकता है? दूसरा है हमारा मीडिएशन, मध्यस्थ के समक्ष। अब देखिए हम मध्यस्थ के समक्ष हम जो कार्यवाही चलाते हैं वहाँ पर दोनों पार्टियाँ सहमत होती हैं, यानी कि भाई आप लोग जो है सेटलमेंट कर ले, मोस्टली आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स हो गए, पारिवारिक जितने भी आपके विवाद होते हैं, छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस में भी मामला मीडिएशन के पास किस लिए जाता है? ताकि वो जल्दी सुलझ जाए। अब ये बताओ कोई भी केस कोर्ट के अंदर लंबा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ एविडेंस जाता है भाई। कोर्ट के अंदर जो हमारा इतना लंबा प्रोसेस है, साल टू साल प्रॉपर्टी वाले मैटर्स में जनरेशन भी चेंज होते जा रही, क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है भी क्योंकि एविडेंस पे एविडेंस, एविडेंस पे एविडेंस जा रहे हैं। अभी बताओ मीडिएशन के समक्ष केस ले जाने का मतलब होता है कि उसको जल्दी से शॉर्ट आउट कर दो। अब यहाँ अगर आप मीडिएशन के समक्ष भी भाई अगर साक्ष्य लेने लगो तो फिर मीडिएटर का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो दोनों पार्टियों की बात सुनी जाती है। भाई आप मामले पर सहमत हो, केस खत्म करो, कोर्ट में केसों की बहुलता को कम करो। इस तरह के केसेस अगर बाहर निपटाए जा सकते हैं तो निपटाओ। ठीक है, ये आपका मध्यस्थ के समक्ष भी इसलिए लागू नहीं होता है, ध्यान रखें। और ये उस तारीख को प्रवर्त होगा, आप लोग जानते हैं कौन सी तारीख थी? 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा शपथ पत्र, लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि वैसे हम शपथ पत्र को कहीं भी साक्ष्य के रूप में यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर कोर्ट आपने देखा होगा जो CPC 1908 है 1908, उसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 19, उसके अंतर्गत जो आदेश पारित करता है कोर्ट, वहाँ पर कुछ रीजन से एफिडेविट को जो है साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, केवल कुछ ही कंडीशन है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप इसको सब जगह जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ और चीज़ों की कि किन किन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आपके सामने मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि आपके यहाँ जो ट्रिब्यूनल्स हैं, बट वो यहाँ नहीं आएगा, हम उसको नेक्स्ट सेक्शन 2 में देखते हैं। कोर्ट शब्द के अंतर्गत ये किस किस चीज़ को न्यायालय शब्द के अंतर्गत शामिल है जो कि नहीं किया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको एक केस यहाँ पर महत्वपूर्ण करा दूँ। कौन सा केस है? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आपके तीनों क्रिमिनल लॉज हैं, ये आपके BSA जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर हमारा आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इसमें जो आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 170, वो क्या कह रहा है भाई? वो ये कह रहा है कि जो पुराने वाला था उसको इसके द्वारा रिपील्ड कर देगा ही। हर सेक्शन का तीनों अधिनियमों में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाला सेक्शन जो है आपका यही बात करता है। 531 सेक्शन आपका BNSS का भी यही बात करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक केस है रतनलाल बनाम पंजाब राज्य। आप केस का नाम लिख लीजिएगा, देखिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी नया अधिनियम लागू होता है तो पुरानी अधिनियम के अंतर्गत जो प्रोसीजर्स होती हैं अपने आप ही अमान्य हो जाती है, मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर से अमान्य मतलब आप ये बताओ कि पुराने अधिनियम में हो सकता है कुछ चीज़ें अलग हों, नए अधिनियम में कुछ अलग हो गई, तो वह जैसे पुराना अधिनियम खत्म हो वो प्रक्रिया भी वहीं पर खत्म होगी, नई प्रक्रिया चलेगी। ये इसी केस में कहा गया था रतनलाल बनाम पंजाब राज्य। दूसरा आप लोग जानते हैं कि लेकिन अगर मानो कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है तो पेंडिंग केसेस आपके क्या है? चलते रहेंगे। ये बात भी आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है,
बाकी उसके बाद आते हैं हम अपना डेफिनेशन क्लॉज पर। अब देखो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन क्लॉज है, यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो हमारा एक्ट था, बेयर एक्ट था, उसमें आपने देखा था कि बहुत से जो प्रिजम्पशन वाले पोर्शन है उनको अलग रखा गया था। ऐसे नहीं कि सबको मतलब आपका सीक्वेंस से रखा गया था, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी चीज़ों को आपके यहाँ इस एक्ट में है जो कि शामिल कर लिया गया है। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो टोटल 12 शब्दों को डिफाइन किया गया। याद रखिएगा ये भी काउंटिंग। देखिए सबसे पहले ए में आपका कोड को डिफाइन किया गया है, ए, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग इस तरीके अल्फाबेटिकल आपका किया गया है। कंक्लूसिव प्रूफ को आपका 2B में आपका कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2C, जिसमें आपका नासाबित डिसप्रूव्ड को यहाँ पर जो है रखा गया 2C में डी के अकॉर्डिंग। फिर 2D में आपका डॉक्यूमेंट्स को भी रखा गया डी के अकॉर्डिंग। और यहाँ देखिए जो है हमारा 2E, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2E, ई में आपका एविडेंस को रखा गया, आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा 2F, और देखिए 2F में फैक्ट को रखा गया, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हैं भाई। 2D, डी में डॉक्यूमेंट हो गया, ई में एविडेंस हो गया, एफ में फैक्ट हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जी में आपका फैक्ट इन इशू हो गया, ठीक है। जी में आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, फैक्ट इन इशू हो गया। उसके बाद आता है हमारा, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एच में क्या हो जाता है हमारा, मे प्रिज्यूम, ठीक है। एच में हमारा क्या आ जाता है, मे प्रिज्यूम आ जाता है, ठीक है। एच में हमारा आगे यहाँ पर देखिए मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा, जहाँ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारा आई आता है, आई में आ जाता है हमारा देखिए नोट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ, ठीक है। और पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, आप जो पीछे जो पढ़े हो 2B में जो पढ़े हो, क्या कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ा था आपने 2D में, ठीक है। और H में आपने पढ़ा मे प्रिज्यूम, आप L में पढ़ेंगे सेल्फ प्रिज्यूम। ये तीनों चीज़ें आपने एक जगह देखी थी, सेक्शन 4 के अंतर्गत आती थी, ठीक है। यानी कि पहला था आपका मे प्रिज्यूम, फिर सेल्फ प्रिज्यूम, फिर आपका कंक्लूसिव प्रूफ। ये आपका हो गया जैसे डिसप्रूव्ड है आपका, नॉट प्रूव्ड है, प्रूव्ड, ये तीनों एक जगह आ जाते थे। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पेयर करके बनाया हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने अल्फाबेटिकल तरीके से कर दिया, पहले उन्होंने एक ही चीज़ को एक जगह इंक्लूड कर रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एच में मे प्रिज्यूम आपका आ गया, ठीक है। आई में आपका नॉट प्रूव्ड हो गया, और आपका जे में जो है आपका प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अगर हम 2 के यहाँ पर देखेंगे तो रिलीवेंट हो गया आपका 2 में। उसके बाद आपका आता है 12 में आपका सेल्फ प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा। उसके बाद जो भी बची कुछ डेफिनेशन है सब इसमें आगे इस तरीके से 12 वर्डों को यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है। तो 1 बाय 1 करके पूरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर आती है, अब ये अगर आप शब्द यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप जानते भाई ये प्री में आता है, इसमें से प्री में आपका क्वेश्चन है जो कि 100% बनता है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भाई इसमें से आपका प्री में क्वेश्चन है जो कि बनता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल डिक्टो ना डायरेक्टली लिखी हुई दिख रही है, क्या कि कोर्ट शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया, इंक्लूड वर्ड यहाँ पर आपका यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन शामिल होंगे, कौन आएंगे, सभी न्यायाधीश, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, बस सारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट को इंक्लूड कर रहा है ये, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स, ठीक है। तथा मध्यस्थों के से, अब देखो खत्म कर दिया उन्होंने, मीडिएशन को आपका हटा दिया, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, क्यों, क्योंकि भाई ये आपके कोर्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी प्रोसीडिंग कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं आती, अलग होती है। इनके सिवाय साक्ष्य, क्यों, क्योंकि भैया साक्ष्य नहीं लेते ना। अब न्यायालय क्या है, न्यायालय ही तो वो जगह है जहाँ पर लोग शपथ पर, वो स्थान जहाँ पर बैठकर जो है शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है, वही तो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वही तो कोर्ट है। तो भाई जब ये एविडेंस ही नहीं ले रहे हैं तो फिर कोर्ट की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। और भी वो पर्सन जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा अथोराइज्ड किए जाते हैं। तो भाई ये तो हमको सिंपल नजर आए, इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ जो हमारे आते हैं ना कि ये भी आएगा क्या, ये भी आएगा क्या, ये भी आएगा, ये आ जाते हैं आपके साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा अथोराइज्ड सभी व्यक्ति। अब इसमें कौन कौन से लोगों को आप शामिल करोगे, तो ये नए नए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के माध्यम से आपका जो है आपस में बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो आपके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके कोर्ट के अंदर शामिल नहीं होती, याद रखिएगा। जो आपकी, ठीक है, विभागीय कार्यवाहियाँ होती हैं, ट्रिब्यूनल की आपकी कार्यवाही हो गई, बॉडी यानी कि आपका जो कंज्यूमर फोरम की हो गई है, कि कंज्यूमर फोरम भी आपके अंतर्गत क्या नहीं, यहाँ पर कोर्ट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर फोरम भी क्या नहीं, आपके यहाँ पर आपके लिए कोर्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूं, क्या कि अगर कोई भी अर्ध न्यायिक निकाय न्यायालय है जो हमारी
क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं वो क्या है, हमारी निकाय, न्यायालय हैं, इनके अर्धन्यायिक निकाय हमारे कोर्ट हैं। कब? यदि वो साक्ष्य लेती हैं और डिसीजन देती हैं, क्योंकि उन्होंने सिंपल लिख दिया कि जो साक्ष्य लेने के लिए अथोराइज्ड हो, यानी कि वो आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो साक्ष्य लेती हैं और साक्ष्य लेने के बाद ही जजमेंट देती हैं, वो हमारी कोर्ट की कैटेगरी में शामिल होंगे। ठीक है, बल्कि जैसे अभी मैंने कहा ट्रिब्यूनल्स, लेकिन एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, आपको मैं बता दूं, केस का नाम है, देखिए एल चंद्र कुमार, बहुत फेमस केस था ये सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग जानते हो। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, जिस केस के अंदर ट्रिब्यूनल्स को भी जो है न्यायालय की कैटेगरी में शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स को भी न्यायालय की कैटेगरी में शामिल किया गया था, आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज को भी शामिल किया गया जब वो साक्ष्य लेती हैं और निर्णय देती हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे कि आपका पंचायत वगैरह हो गई, इनको हम कोर्ट के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, एक केस में पूछा गया था कि क्या जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है वो भी कोर्ट की कैटेगरी में आएगा, ये तो कलेक्ट कर रहा है भाई साक्ष्य, तो वो शामिल नहीं होगा। अब केस का नाम बता देती हूँ यहाँ पर भी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो देखिए पंजाब राज्य बना पंजाब राज्य वर्सेस बरकत राम, ध्यान से सुनेगा, देखिए यहाँ साफ ना दिखा, पंजाब राज्य बनाम बरकत राम का केस था, जिसमें आपके जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है उसको कोर्ट नहीं माना था, पंचायत कोर्ट नहीं है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ऐसा एल चंद्र कुमार के केस में माना गया था। बाकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज है उनको माना गया था, जब वो कोर्ट के रूप में, जब वो सॉरी साक्ष्य ले रही हूँ उस स्थिति में उनको माना गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए हमारा आती हैं। बाकी अब वो समय समय की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस के माध्यम से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शामिल कर सकता है। उसके बाद अब हम आते हैं अपना निश्चायक सबूत पर, कंक्लूसिव प्रूफ। तो भाई सबसे पहले अब मैं आपको एक यहाँ बात बता दूं, देखिए कंक्लूसिव प्रूफ और आपका मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, ये तीन एक तरीके की क्या है, प्रंजप्शन है। प्रंजप्शन कहाँ क्या कि जब कोर्ट के समक्ष कोई मैटर जाता है और आप अगर साक्ष्य भी नहीं दे रहे उस केस में, तो कोर्ट वहाँ पर क्या कर रहा है, खुद ही उस चीज़ को प्रज्यूम करता है कि भाई ठीक है, हाँ ये चीज़ें यहाँ पर रही होंगी। ये तीन तरह की होती हैं आपकी, अगर हम इनमें देखें तो होता है आपकी मेक, होता है शेल, एक होगी आपकी कंक्लूसिव प्रूफ। अब ये आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ मेंस के अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज, वैसे तो आपके अलग अलग आते हैं, बट एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उपधारणा क्या होती है, विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा के बारे में बताइए। ध्यान से सुनिएगा, उपधारणा क्या होती है, विधि की और तथ्य की उपधारणा के बारे में बताइए, इनमें अंतर बताइए। या फिर उपधारणा क्या होती है खंडनीय और जो आपकी अखंडनीय, यानी कि जिसको आप खंडित नहीं कर सकते हो, इस तरह की उपधारणा के बारे में क्वेश्चन है जो कि हमारा बनता है, प्री में मेंस में बनता है, भाई याद रखें। ठीक है, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चयक सबूत, ये क्वेश्चंस आपके मेंस में बनते हैं। अब सबसे पहला स्टेज है आपका मेंस का, जो मैंने आपसे यहाँ पर बताया है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो बनता है, ये तो खैर टिप्पणी में आ जाते हैं कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, या फिर आपका निश्चयक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरा एक पूछते हैं कि प्रंजप्शन क्या होती है। ठीक है, आपकी तथ्य की और विधि की उपधारणा के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको अगर निश्चयक सबूत के बारे में बात करूं तो ये 2B में डिफाइन किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। और ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, तो ये कह रहे हैं कि जब इस अधिनियम द्वारा, अब देखो ये इस अधिनियम की बात करें, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूल की बातों के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को, यानी कि आगे जो आप प्रोविजंस पढ़ेंगे उनके अनुसार, एक तथ्य को, यानी कि एक फैक्ट हो गया, किसी अन्य तथ्य का, इस एक तथ्य को इस दूसरे तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय, ठीक है, जब इस एक फैक्ट को इस वाले फैक्ट का निश्चयक सबूत अगर घोषित कर दिया, तो अब कोर्ट क्या करेगा, इस दूसरे को भाई साबित मानेगा, इसे साबित मानेगा। ठीक है, और इसे डिस्प्रूव्ड करने के लिए आपको साक्ष्य देने की परमिशन भी नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा कि जब इस अधिनियम के द्वारा एक को तथ्य को दूसरे का निश्चयक सबूत डिक्लेयर कर दिया, तो अब इस एक के साबित हो जाने पर कोर्ट दूसरे को भी साबित मानेगा, और अब तुम इस दूसरे को भी ना साबित नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट तुम्हें इसकी परमिशन देने वाला है। दूसरी बात, यहां अब एक और बात बता दूं, यह कौन सी प्रंजप्शन की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है विधि की उपधारणा की, और विधि की भी कैसी, खंडनीय अखंडनीय, अखंडनीय उपधारणा।
इसका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया ना। उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की भी अनुमति नहीं देगा। तो यह जो हमारी कंक्लूसिव प्रूफ है, ये विधि का लॉ का प्रिजम्पशन है, विधि की उपधारणा है, और साथ ही साथ ये आपकी अखंडनीय है। कोर्ट इसे खंडित करने के लिए भी साक्ष्य नहीं दे सकता, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां थोड़ी चेंज हो गई। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बताऊं, आप पढ़ते हैं BNS का पढ़ा आपने सेक्शन जो अब आप पढ़ेंगे 20, ठीक है। अब 20 हो गया, पहले 82 था, 7 साल से कम उम्र के बच्चे के बारे में। अब ये बताओ कोर्ट के अंदर कोई मैटर गया, क्या मैटर गया कि भाई ये जो बच्चा है इसकी उम्र है 6 साल और इसने फला व्यक्ति का जो है मर्डर कर दिया है, ठीक है। ये बच्चे की उम्र 6 साल है, इसने फला व्यक्ति का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप ये साबित करेंगे कि बच्चे की उम्र 6 साल है, भाई अब एक तथ्य को साबित कर दे कि बच्चे की उम्र 6 साल है, तो अपने आप ही साबित हो जाएगा क्या कि ये बच्चा अपराधी नहीं होगा, यह बच्चा अपराधी नहीं होगा। उसकी उम्र को साबित करते ही आपने अपने आप साबित हो गया कि यह बच्चा अपराधी होगा ही नहीं। सेक्शन 20 उसको मना कर रहा है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध अपराधी नहीं माना जाता है, वो बिल्कुल क्या है, डोली इनकैपेक्स है। समझ गए आप लोग। तो ऐसी स्थिति में अब आप ये और साक्ष्य दो कि भाई देखो ये इस बच्चे के प्रूफ है, तो मना कर देगा भाई, क्योंकि अब आप इसके बारे में साक्ष्य देकर क्या करोगे, तो ये क्या होगी, विधि की उपधारणा, और कैसी है, अखंडनीय, आप उसे खंडित भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट 2C से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखिएगा एक प्रश्न आप लोगों का मेंस में यहाँ तैयार हो चुका है, क्या है कि उपधारणा क्या होती है, उपधारणा के प्रकार बताइए, तथ्य की और विधि की उपधारणा में अंतर बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर फ्रेम होता है। अब आप लोगों से मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ क्या, ठीक है। हाँ देखिए एक बार लिख के यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल बेरेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मैं डिक्टो बता दूँ। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन आपका बनेगा उपधारणा क्या है, किसे कहते हैं, पहला आपका हो गया, ठीक है। फिर आपसे आएगा पहला क्वेश्चन का उपधारणा क्या है, किसे कहते हैं। फिर आपका इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तथ्य एवं विधि की उपधारणा, तथ्य एवं विधि की उपधारणा इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा खंडनीय एवं अखंडनीय उपधारणा, फिर उसके बाद खंडनीय में अखंडनीय उपधारणा। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन फ्रेम होगा कि उपधारणा क्या है, ठीक है, तथ्य विधि की उपधारणा क्या होती है, खंडनीय में अखंडनीय उपधारणा में अंतर बताइए ये क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि जिस तरीके से मैं आपको एविडेंस ये मैंने आपका स्टार्ट किया है, क्या आपको मैं इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँ, या फिर जितना मैं आपको एविडेंस कराते जा रही हूँ एक दिन मैं आपको बेरेक्ट यहाँ पर कराऊंगी, और एक दिन उतने ही पोर्शन से कितना आपका मेंस निकल रहा है उसके लिए नेक्स्ट डे आपको जो है अलग से केवल उस क्वेश्चन को फ्रेम करके मैं दूँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं भाई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है लगभग आपका 20 नंबर का तो आएगा आपका प्री में, ठीक है। 20 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, और 100 नंबर का भाई मेंस में 100 नंबर का है, बार बार कह रही हूँ। अब आप लोग की इच्छा, आप लोग किस तरीके से चाहते हैं वैसे ही मैं करूँगी। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे हमारा जो है प्रोत्साहन बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या मैं ऐसे ही केवल बेरेक्ट को आगे कंटिन्यू रखूँ, क्वेश्चन बता दी जाऊँ, या फिर एक दिन जो क्वेश्चन उस एरिया से आपके निकले हैं उनको मैं आपको फ्रेम करके दूँ कि किस तरीके से आपको वो अपने तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।